ठीक है. What is the normal level of calcium? Total calcium level is 8.5 to 10.5 milligram per deciliter. ठीक है. अगर आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल्स मेजर कर रहे हैं तो 4.5 to 5.6. ठीक है. अगर इससे 8.5 से तो हम आयोनाइज्ड कैल्शियम डाल दिया. अब रोल ऑफ मैग्नीशियम that is involved in the parathyroid hormone secretion is involved in of the calcium level phosphate. हार्मोन के नॉर्मल क्या है कि मैम वॉइस क्लियर नहीं है आपकी मैम. यस मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. कितने होने चाहिए? ठीक है. टोटल कैल्शियम लेवल 8.5 to 10.5. ठीक है. और नॉर्मल जो आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है दैट इज 4.5 to 5.6. ठीक है. अगर इनसे कम हो रही है तो इसको हम कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया. Ma'am, your voice isn't coming. क्या कम है? We can't hear you, ma'am. नहीं, अब सही है. बेटा किसी को सही आवाज आ रही है? थ्री एक्शंस मेन जो 3 ऑर्गन्स हैं उन पे इनके इफेक्ट्स हैं ऑन द जीआईटी, बोन एंड किडनी. ठीक है. If serum calcium levels are low, then parathyroid hormone is released that is involved in the increased calcium resorption or calcium release from the bone. ठीक है. Second effect is on the GIT. It increase the calcium uptake from the GI. ठीक है. किस तरह करवाता है? पैराथायरॉयड हार्मोन के पहले विटामिन D2 की एक्टिवेशन करवाता है. That vitamin D2 is converted into the vitamin D3 that is involved into the calcium absorption from the GIT. Third effect is on the kidney. It increase the calcium reabsorption from the urine, but also it increase the phosphate excretion from the kidney. Okay. The main thing is to maintain the serum calcium levels. Actions of active vitamin D3. Vitamin D3 या तो आप orally active form में लें, यहाँ पर जो बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है एक्टिव फॉर्म में, लिवर से 25 हाइड्रोक्सी D3 कन्वर्ट हो रहा है 125 में. ठीक है. फिर वो जाके किडनी पर इफेक्ट करता है और जीआईटी पर. ठीक है. Vitamin D3 is involved initially. It is involved into the if there are the high levels, then it is involved into the calcification, bone calcification. अगर कम levels हैं तो it is involved into the bone resorptions. Okay. It is also involved into the calcium absorption. ठीक है. वो कैल्शियम चैनल्स बनाता है. विटामिन D3 हेल्प करता है इस तरह के चैनल्स ताकि कैल्शियम जीआईटी से एब्जॉर्ब हो. ठीक है. कॉजेस क्या हैं? कॉजेस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. if there are the increased phosphate level. ठीक है. तो phosphate levels और calcium levels अगर आप करवाएं तो उसमें up and down आ रहा है. तो cause आप देखेंगे either there is a renal problem. ठीक है. यहाँ पर आप phosphate कोई थेरेपी दे रहे हैं. यहाँ hypoparathyroidism क्यों हो गया hypoparathyroidism? यहाँ कोई सर्जरी हुई है थायराइड की.
कोई थायराइडेक्टोमी हुई है जिसकी वजह से जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो भी उससे रिमूव हो गया है। ये कंजेनाइटल डिफिशिएंसी है, इडियोपैथिक हाइपोपैराथायराइडिज्म है, सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया है, विटामिन डी डिफिशिएंसी है ड्यू टू डाइटरी काज और vitamin D resistance. Okay. Fourth cause is the resistant to parathyroid hormone. Parathyroid hormone रिलीज तो हो रहा है लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं आ रहे, रेजिस्टेंट है। ठीक है, ड्रग्स कैल्सिटोनिन कोई ले रहा है, बिसफास्फोनेट्स ले रहा है। बिसफास्फोनेट्स क्या करते हैं, ये कैल्शियम डिपोजिशंस कराती हैं बोन्स में। ठीक है, तो सीरम कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं। अदर जो काजेज हैं जो हम कहेंगे acute pancreatitis, these are the rare causes. Or malnutrition is the most common cause in Pakistan especially. Or CLD, chronic liver disease, malabsorption है। ठीक है, these are the causes of hypocalcemia. What are the features of hypocalcemia? Paresthesia, tingling sensation है, muscle cramps है, tetany है, seizures है। ये स्ट्राइडर नियोनेट्स हैं तो उनमें स्ट्राइडर हो रहा है तो कार्डियक एरिथमियास के चांसेस हैं। ये तो कैल्शियम लेवल, सोडियम लेवल या पोटेशियम लेवल इनको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाएंगे, जो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ तो होती है, विटामिन D3 लेवल करवा दी, कैल्शियम लेवल्स, फास्फेट लेवल्स। ठीक है, या रीनल फंक्शंस, अगर कोई हमें लग रहा है कि इसको कोई रीनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसके जो है रीनल फंक्शंस करवा लें, यूरिया क्रिएटिनिन सीरम और यूरिनरी क्रिएटिनिन करवा लें, पैराथायराइड हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोपैरा अगर कोई इडियोपैथिक काज लग रहा है, हो सकता है कि पैराथायराइड एंटीबॉडीज हों जो कि हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। सीरम विटामिन D लेवल, okay, हमारे यहाँ ज्यादातर जो होती है वो कैल्शियम लेवल्स, फास्फेट लेवल, विटामिन D3 लेवल्स करवाए जाते हैं, मैग्नीशियम नहीं करवाया जाता इतना। ठीक है, एक्सरेज आर मोस्ट कॉमन टू सी आइदर देयर इज अ बोन्स कितने हैं, वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनमें कैल्सिफिकेशन बता सकती है कि कितने जो है डिपोजिशन सही हो रही है नहीं हो रही बोन्स में। ठीक है, ECG आपको टू इवैल्यूएट द कार्डियक एरिथमियास। मैनेज कैसे करना है इसमें, ठीक है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, अक्यूट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में आया है या क्रोनिक जस्ट उसको क्रैम्प्स हो रहे हैं। ठीक है, मैनेज डिपेंड अपॉन द कॉज एंड सीवियरिटी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम अलोन इज ट्रांजिएंटली इफेक्टिव। माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक केसेस है तो आप उनको डाइटरी भाई कहें कि भाई कैल्शियम ज्यादा ले, दही ज्यादा ले, मिल्क वगैरह ज्यादा ले जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। अगर सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो आप उसको एडमिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल पेशेंट अगर लग रहा है कि उसको हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, फिट्स पड़ रहे हैं, बिल्कुल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, टेटनी हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप उसको पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसकी कार्डियक मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाएगा, दैट इज गिवन वेरी स्लोली। ठीक है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट डाइल्यूट करके 10 ml में स्लोली दी जाती है 10 मिनट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारे यहाँ डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में आता है, ग्लूकोनेट में आता है। तो जो कार्बोनेट में होता है वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एलिमेंटल कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अगर किसी को आप ओरली अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना चाह रहे हैं तो देखा करेंगे उसमें कार्बोनेट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसमें है कि 40% कार्बोनेट होता है। ठीक है, ग्लूकोनेट वाला जो है जी कैल्शियम ग्लूकोनेट कंपोजिशन उसमें 13% होता है कैल्शियम लेवल्स, एलिमेंटल कैल्शियम। ठीक है,
अगर आयरन भी देना है तो आयरन की भी आप देखा करेंगे उसमें कितना अमाउंट है। कोई पेशेंट की HB कम है तो आप उस मेडिसिन में देखेंगे उसमें आयरन कितना है, एलिमेंटल आयरन, जिसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, बाकी पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो आप सप्लीमेंट्स में रख सकते हैं कैल्शियम लेवल्स ओरल कैल्शियम पे। इसके अलावा विटामिन D3 हमारे यहाँ जो है विटामिन D दिया जाता है, ओरल कैल्शियम विटामिन D एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, और पैराथायराइड हार्मोन्स एनालॉग्स भी आ रहे हैं। अगर बिल्कुल लग रहा है कि थायराइडेक्टोमी हुई है पेशेंट को तो आप उनको पैराथायराइड हार्मोन्स एनालॉग भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसकी बाद में आप उसकी जो है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स करवा रहे हैं विटामिन D3 के, भाई नॉर्मल हुआ है नहीं हुआ। इज इट क्लियर टू ऑल बेटे? क्लियर हुआ है सबको? मैम जी बेटे, ठीक है। मैम आपने रेजिस्टेंस टू PTH में कहा था सूडो हाइपोकैल्सीम, इसका थोड़ा डिफाइन करेंगे क्या है ये? सीडो हाइपोकैल्सिमिया उसमें हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि ज्यादातर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अगेंस्ट पैराथायराइड हार्मोन्स के बन जाती हैं बॉडी में। ठीक है, जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। हार्मोन रिलीज तो होता है, बनता भी है, रिलीज भी होता है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आता। इसको हम कहते हैं सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, और उसमें हम कह सकते हैं कि जाहिर है पैराथायराइड में रिलीज हो रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है तो इसको फिर आप सप्लीमेंट्री कैल्शियम विटामिन D दे सकते हैं, पैराथायराइड हार्मोन एनालॉग्स दे सकते हैं, और प्लाज्मा फेरेसिस की जाती है जिनमें एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, मैम थोड़ा क्लिनिकल फीचर रिपीट करना प्लीज। फीचर्स में आपको पता है कि कैल्शियम लेवल्स कम हो तो मोस्ट कॉमन जो हमारे यहाँ फीचर्स कौन सा होता है? क्रैम्स, फिर हमारे यहाँ ज्यादातर जो हम कहें कि क्रैम्स और टेटनी, ये तो हर कोई आपको जो है कंप्लेन कर सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स इजीली दे सकते हैं। जरूरी नहीं आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। फिर भी सेट नहीं हो रहा तो फिर आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। क्रैम्प्स हैं, टेटनी है, सीजर्स, और ये जिनमें वैसे ही चांसेस ज्यादा होते हैं फिट्स के, सीजर्स के, उनको पड़ते हैं। एपनियाज और ये होंगे नियोनेट्स में। और अगर सीवियर हाइपोकैल्सीमिया है तो जाहिर है वो पेशेंट जो एडमिट होगा उसकी तो कार्डियक एरिथमियाज आएंगे। उसमें आप पूरा इलेक्ट्रोलाइट पूरा करवाते हो। ठीक है, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं तो फिर आप उनकी सीरम कैल्शियम लेवल्स, पोटाशियम, सोडियम सब देखने होते हैं। पेशेंट को आप इतना घर पे ट्रीट नहीं कर सकते। अगर कोई कार्डियक, एक तो ओल्ड एज पेशेंट है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो आप उनको एडमिट करते हैं। और फिर आप ECG पे भी आप उनको मॉनिटर करते हैं। सही है मैम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैल्शियम का कोई रिलेशन है हाइपोकैल्सीमिया का? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से टेम्पररी कैल्शियम लेवल्स तो मेंटेन हो जाएंगी ना, कुछ लेवल्स बढ़ जाएंगी जाहिर है। ठीक है, जो ब्लड दे रहा है उसकी तो कैल्शियम लेवल्स अगर नॉर्मल है तो वो जाहिर इम्प्रूव करेगा ना, नहीं? मैम आई हर्ड के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कम होता है कैल्शियम। हाँ, कम होता है क्योंकि उनमें फिर वो जो सिट्रेट कंपाउंड्स होते हैं वो भी उनको
जो कैल्शियम की एंट्री करवाते हैं टिश्यूज में, लेकिन उस टाइम वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आती है, ऐसा नहीं है, कम इतना नहीं हो जाता, ना ही जो है ज्यादा उसको कोई फर्क पड़ता है। नहीं तो कह रहे हैं टेम्पररी फायदा ही पड़ता है उस टाइम, वो इतना कैल्शियम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो मैम एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ना, तो कैल्शियम की लेवल तो कम होती है इसमें, आई गेस। लेकिन जो उसमें पहले से ही ऑलरेडी ब्लड में कैल्शियम है, कोई पेशेंट उसी टाइम ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है अपनी, ठीक है, दे रहा है, तो उसकी तो कैल्शियम लेवल्स मेंटेन होंगे ना, उसमें इतना थोड़ी एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होगा, इतना सिट्रेट का इफेक्ट आएगा, ठीक है। जो ब्लड रखा हुआ होता है उनमें फिर होता है, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, फ्रेश ब्लड में नहीं आता। उस टाइम जो है पेशेंट खुद में इम्प्रूवमेंट ही फील करता है, लेकिन दैट इज नॉट दी ट्रीटमेंट, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, आप उसको कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। ठीक है। Those who do not know